मसीह का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी तो रोज होते हैं, लेकिन आज दो एक्सपर्ट और हैं। आज हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर आलोक पुराणिक, आज मेरे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। क्यों हैं? उसकी वजह है क्योंकि देश का सबसे बड़ा और पहला पर्सनल फाइनेंस सर्वे आ चुका है। इसकी गूंज बीते 2 दिनों में आप तक पहुंच चुकी होगी। तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम अखबारों ने इस चीज को कवर किया कि देश का पहला और सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे आ चुका है। इस सर्वे से क्या पता चला? इस सर्वे से पता चला आपकी कमाई के बारे में, आपकी खपत के बारे में, आपकी बचत के बारे में, आपके निवेश के बारे में, आपके कर्ज व्यवहार के बारे में। लेकिन इसको समझने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? इसको समझने की जरूरत इसलिए कि ये आपकी जिंदगी पर, आपकी जेब पर किस तरह असर डालता है। और ये सब कुछ समझाने के लिए ही ये पूरा एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ है। हम बारीक बारीक तरीके से आपको आपकी कमाई की, खर्च की, बचत की, निवेश की हर बात बताते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये सर्वे कितना बड़ा है, फिर देखिए कि इस सर्वे में क्या क्या बताया गया है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन क्या भारत में जीवन जीने का स्तर भी 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसा ही है या वो अलग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मनी 9 ने देश भर से बहुत बड़ा सर्वे करवाया है। सर्वे में 20 राज्यों के लगभग 100 जिलों को कवर किया गया, 10 अलग अलग भाषाओं में। इसी साल मई से सितंबर के दौरान हुए इस सर्वे में 1150 से ज्यादा गांवों या शहरी वार्डों के 31,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से उनकी कमाई, खर्च, बचत और निवेश की जानकारी जुटाई गई। सर्वे के दौरान हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सर्वे का जिम्मा प्रतिष्ठित एजेंसी RTI इंटरनेशनल को सौंपा गया था, जो वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों के लिए इस तरह के सर्वे करती आई है। RTI इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी फर्म है। RTI इंटरनेशनल को 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एस्टेब्लिश किया गया था। मनी 9 ने जिस थीम पर सर्वे करवाया है, उस तरह के सर्वे या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है या फिर सरकार का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। कमाई, बचत, खर्च और निवेश को लेकर RBI और NSSO के सर्वे बहुत पुराने हो चुके हैं। इस थीम पर मनी 9 का सर्वे सबसे ताजा सर्वे है और देश को सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। सर्वे से पता चलेगा कि भारत में एक परिवार में औसतन कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं और परिवार की औसत कमाई क्या है। सर्वे ये भी बताता है कि देश के कितने लोगों के पास सुख सुविधा है और कितने परिवार अभी भी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। इंटरव्यू में प्राप्त सभी जानकारी को टैबलेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली और सुरक्षित तरीके से दर्ज किया गया। सर्वे को इस साल मई से सितंबर महीने के बीच में किया गया था। सर्वे में 250 सवालों का बैंक तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल करके योजनाओं की दिशा बदली जा सकती है। आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी रूपरेखा भी सर्वे से तय हो सकती है। ये सर्वे आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी आर्थिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। अब आपको पता चलेगा कि देश कितना कमाता है, कैसे कमाता है, कितना बचाता है और कहां निवेश करता है। चलिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि देश कितना कमाता है, कैसे खर्च करता है, कहां बचत करता है, कहां निवेश करता है। ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि आज का मनी सेंट्रल पूरी तरीके से देश के पहले और सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस सर्वे पर केंद्रित है। शुरुआत जैसा कि कहा गया कि हम 31,500 परिवारों तक पहुंचे। मैं आपको बताऊं, कमाई पर हम चलें उससे पहले परिवार का साइज कितना था। देश में एक औसत परिवार में लोग कितने थे? तो देश के एक औसत परिवार में जो लोग थे वो थे 4.2, यानी कि भारत का एक औसत परिवार 4 सदस्यों का परिवार है, 4.2 सदस्यों का अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं। इनमें कमाने वाले कितने हैं? 1.6। ये वो टॉर्च हैं जो आपको पूरे सर्वे में अपने साथ लिए चलनी है, जिससे कि आप सर्वे को ज्यादा सफाई से देख सकें, समझ सकें। डिपेंडेंसी यानी कि एक हाथ कितने लोगों को कमा के खिला रहा है? 2.5 लोगों से ज्यादा को, 2.6 लोगों को। भारत के औसत परिवार में 4.2 लोग, कमाने वाले 1.6 लोग यानी कि 1.5 लोग करीब, और उन पर डिपेंडेंट 2.5 लोग, यानी कि हर कमाने वाला व्यक्ति 2.5 लोगों को खिला रहा है। अब पहली बात कि हम कमा कितना रहे हैं, भारत में औसत कमाई कितनी है, फिर हम इसके मायने समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि भारत का औसत परिवार
23,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है। भारत का प्रति परिवार, कितने लोगों का परिवार है? 4.2 लोगों का, वो 23,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है। इसको अगर और बारीक से समझें तो 40% लोग 15,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, 40% लोग 15 से 35,000 रुपए तक कमा रहे हैं, 8% लोग 35 से 50,000 रुपए के बीच कमा रहे हैं और 6% भारतीय परिवार 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो 35,000 से कम वाले में 86% परिवार आते हैं। सबसे पहला सवाल अंशुमान सर आपसे, हम लोग हमेशा पर कैपिटा इनकम से आय नापते हैं, देखते हैं कि जीडीपी से आप टोटल आबादी को घटा भाग दे दीजिए तो पर कैपिटा इनकम आती है। हमने पहली बार इस सर्वे में हाउस होल्ड्स की इनकम को किया, कैसे अलग है और क्यों ये ज़्यादा तर्कपरक है या तर्कसंगत है? हाँ शुभ, मनी सेंट्रल के इस विशेष पेशकश में आप सबका स्वागत है। ये सर्वे कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह सर्वे समझने की सूझ देता है भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों की जेब की परिस्थिति की। और पहली चीज़ जो हमें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पता चली, और ये फ़र्क लोगों के दिमाग में सवाल के तौर पर हमेशा होगा कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है या हाउस होल्ड इनकम या फैमिली की इनकम ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है। हमने क्यों परिवार की इनकम को आधार बनाया, उसकी वजह यह है कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े की अपनी एक सीमाएँ हैं। इसको ढीला ढाला और डिफिशियंट आंकड़ा माना जाता है क्योंकि इसमें आमतौर पर आप देश की आबादी को देश के जीडीपी से विभाजित कर देते हैं और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो शायद कमा नहीं रहे, जिसमें कि कोई नवजात बच्चा भी हो सकता है और रिटायर्ड व्यक्ति भी हो सकता है। और इसलिए जब हाउस होल्ड इनकम को आधार बनाते हैं शुभम, तब हमें जान पाते हैं और तब हमारा फोकस सिर्फ उस पर होता है जो उस परिवार के अंदर अर्नर है या कमाई कर रहा है। और इस सर्वे से हमें पहली बार पता चला कि 4.2 लोग हैं और उनमें से 1.6 लोग भारत में परिवार में अर्न कर रहे हैं, यानी कम से कम परिवार में 2 स्रोत आय के मौजूद हैं, ये दिखाई देता है। पर यह परिवार का आंकड़ा हमें एक मामले में चुनौतीपूर्ण लगता है और इसलिए हम इस चर्चा को आज कर रहे हैं ताकि हम उस संदर्भ में आपको समझा सकें, जो संदर्भ आप इन आंकड़ों को समझने का देख सकें। यह बताता है कि भारत अपनी युवा आबादी के शिखर पर बैठे होने के बाद भी भारतीय परिवारों का डिपेंडेंसी रेशियो कितना हाई है, यानी भारत में 1.5 लोग कमाकर 2.5 लोगों को फीड कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब भारत में इस समय सबसे ज़्यादा युवा लोग काम के लिए उपलब्ध हैं। ये डिपेंडेंसी रेशियो अगर आने वाले समय में जब भारत में एजिंग आएगी तो शायद और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये इस आंकड़े में छिपा हुआ संकेत है। अब हम चलते हैं अगले प्रमुख आंकड़े की तरफ, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय को आपको देखने के लिए, अब भारत की हाउस होल्ड इनकम को देखने के दूसरे संदर्भ क्या हो सकते हैं। दूसरा संदर्भ ये है कि भारत में कामगारों के लिए सरकार एक न्यूनतम मजदूरी दर तय करती है जो औसतन भारत में 500 रुपये है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह थोड़ी ज़्यादा और कम है और ये न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अति कुशल श्रमिकों में बांटी जाती है। इसे 500 से 700 रुपए माना जा सकता है, औसत 500 रुपए। भारत में 23,000 रुपए कमाने वाला एक परिवार जिसमें 1.5 लोग मुख्य रूप से उसके ब्रेड अर्नर हैं या जीविका वाले लोग हैं, उनकी आय भारत की न्यूनतम मजदूरी को अगर जोड़ लिया जाए तो उससे भी कम, यानी 2 लोगों में से एक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी का आधा ही कमा पा रहा है। यानी इससे यह भी संकेत मिलता है कि एक व्यक्ति शायद उस परिवार में नियमित काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सीजनल एम्प्लॉयमेंट में साल में कुछ समय के लिए या बाकी जगह काम करता है। ये इस आंकड़े को समझने का दूसरा आईना या दूसरा सूत्र है। सर आलोक सर, आपकी टिप्पणी अब जरूरी है। 23,000 रुपए की आय जिसमें से 86% लोग 35,000 रुपए से कम कमाते हैं, क्या बताता है आपको, कैसे अगर इस आंकड़े को खोल के पढ़ा जाए? एक तो मैं सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बधाई दूंगा, बड़ा शानदार आपका सर्वे का डेटा डिस्कस हमने उस दिन भी किया। आपके सवाल पे आने से पहले मुझे एक आंकड़ा आपके इसमें आया कि भारत में औसतन परिवार में 4.2 मेंबर्स हैं। 70s में जब हम छोटे हुआ करते थे तो बड़े बड़े हम इश्तिहारी प्रोग्राम देखते थे, हम 2 हमारे 2। तो 50 साल पहले जो हमने एक आइडियल परिवार का साइज़ 4 जो हमने सोचा था, मुझे लगता है कि उसको हम पा नहीं पाए हैं, 4 के ऊपर चले गए हैं। तो जनसंख्या वाले सवाल को अलग तरह से देखे जाने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो 23,000 का आंकड़ा है ये हमें बताता है कि हम कई मामलों में बहुत ज़्यादा खुद को थर्ड इकॉनमी, फिफ्थ इकॉनमी, सेकंड इकॉनमी, एकदम से हम खुद को इतना फुला लेते हैं कि हम तो बिल्कुल वहाँ पहुँच गए, और कई मामलों में हम समझते हैं कि साहब हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कहीं सच्चाई बीच में है। 23,000 रुपये एक परिवार को मिल रहा है और जैसा कि अंशुमान जी ने इसको और क्लियर किया कि भाई ये 2 लोगों की न्यूनतम मजदूरी का भी हिसाब किताब इससे नहीं बन रहा है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आप देखें टैली करता है। मुझे जब ये मैं आंकड़ा देखता हूँ कि इस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम के खाने का जुगाड़
कोरोना काल में भारत सरकार ने किया। तो अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी है, मैं इसको अपनी क्लास में अक्सर इसको लूजली पढ़ाता हूँ कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 करोड़ का जो हमारा है वो युगांडा है, 5 करोड़ का हमारा अमेरिका मान लीजिए, उनकी इनकम एसेट्स के लेवल वो हैं, और करीब 35-40 करोड़ इंडिया का मलेशिया है। तो भारत का युगांडा बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो उससे रिलेट होता है कि इतनी बड़ी आबादी अगर 23,000 में जीवन यापन कर रही है, तो इससे मुझे ये संकेत मिलता है कि जो पिछले 20 सालों में हमने मार्केटिंग देखी कि साहब वो शैम्पू अपने आप में मिडिल क्लास प्रोडक्ट हुआ करता था, लेकिन शैम्पू का सैशे जो 1 रुपये का आता है वो अक्रॉस द क्लास नीचे भी जा सकता है। तो 23,000 रुपये वाला भी शैम्पू का सैशे यूज़ कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन लेवल को वहाँ बढ़ा के ले जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल संदर्भ में। मुझे लगता है कि ये जो 23,000 वाला इनकम सेगमेंट है, इसके लिए हमको जो सैशे मार्केटिंग शैम्पू में वहाँ शुरू हुई है, कुछ इस तरह का यहाँ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि आपके सर्वे मैंने पहले भी देखा था, तो उसमें ये आया था कि जो ठीक ठाक पैसा अर्न करने वाले लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और शेयर्स में, तो वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। तो 2 मोटे मोटे मैं इससे लेता हूँ कि एक तो मैं जब भी बात करूँ कि साहब मैं बिल्कुल 5th नंबर की इकॉनमी बन गया हूँ, तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ मॉडरेशन यही भी रहे कि उसके बावजूद जो मेरी इनकम है घरेलू स्तर पे जो अवेलेबल है वो 23,000 प्रति माह प्रति परिवार है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको एक तथ्यों की ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वहाँ तक सैशे मार्केटिंग में कैसे पहुँचे, इन विषयों पर भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अंशुमन जी, आप कुछ कह रहे हैं? एक और बात इसमें, चूंकि आलोक जी ने मध्य वर्ग की और मिडिल क्लास की बात की, हमारी हम अक्सर चर्चाओं में वो चर्चाएं जो चर्चाएं आमतौर पर भारत के मध्य वर्ग के बीच होती हैं, वहाँ इनकम की चर्चा हमेशा इनकम टैक्स के संदर्भ में आती है। इनकम हमारे संदर्भों में इनकम टैक्स में ही आती है, और इस आंकड़े को समझने का, जो हमारे पास परिवारों की इनकम के आंकड़े को समझने का को अगर करीब से आप देखें, तो आप ये देखें कि भारत के परिवारों की इनकम के आधार पर भी भारत का लगभग आधा हिस्सा ऐसा है जो इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि इनकम टैक्स भारत में लोग पे करते हैं, तो आप इस आंकड़े को अगर करीब से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत के इस आंकड़े में सिर्फ ऊपर के 8 और 6% लोग ऐसे हैं जहां शायद परिवार का कोई एक व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है। एक चीज, 90% को तो कोई 90% को तो, और जब हम कहते हैं कि सारे लोग टैक्स देते हैं, तो हमें यहां समझना जरूरी है कि भारत की एक बड़ी आबादी की हाउस होल्ड इनकम भी इनकम टैक्स के दायरे के लायक नहीं है, पर ये सारी की सारी आबादी इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है। सारी की सारी आबादी अपनी खपत पर, चाहे वो दवा खरीदती हो या वो बिस्किट खरीदती हो या वो चप्पल खरीदती हो या वो कोई सामान खरीदती हो, तो उस पर टैक्स देती है। और इसलिए कंजम्पशन लेड टैक्सेशन बड़ा हिस्सा रखते हैं भारत में, बजाय इनकम लेड टैक्सेशन के। और सरकार इनकम पर, चूंकि इनकम नहीं है, तो सरकार कंजम्पशन से ज़्यादा खपत से टैक्स लगाती है, और उसका असर हमें महंगाई के तौर पर नजर आता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात और है, फिर इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं, कि भारत में बचतों को मिलने वाली सारी रियायतें भी उसी क्लास से शुरू होती हैं जिस क्लास को आप इनकम टैक्स के दायरे में चुनते हैं। यानी सरकार ये खुद भी मानती है अपने इनकम टैक्स के सिस्टम में कि जिसकी इनकम 50,000 रुपए से नीचे, उसको बचत के प्रोत्साहन की भी जरूरत नहीं है। बचत के जितने भी प्रोत्साहन है, वो प्रोत्साहन इनकम टैक्स के तहत उसी क्लास से ऊपर के लिए शुरू होते हैं। ये इनकम के आंकड़े को समझने के कुछ और तरीके हो सकते हैं जो हमें इस हाउस होल्ड इनकम के आंकड़े के सामने दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो अंशुमान जी ने 3 बातें बताई। हाउस होल्ड की इनकम ज़्यादा जरूरी है, पर कैपिटा इनकम एक ढीला ढाला आंकड़ा है, उस पर इतना गौर ना कीजिए। दूसरा, इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर आप सोचें तो भारत के 86%, 90% परिवार, इंडिविजुअल्स नहीं, परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आते नहीं है। और आलोक जी ने जो बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग, कि भारत में युगांडा ज़्यादा बड़ा है, उसे मलेशिया होने की ज़रूरत है, और शैशे जैसे प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी नीचे तक लाने की ज़रूरत है, जैसे कि शैम्पू पहुँच जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि 23,000 रुपये ये जो औसत आय है, ये भारत के परिवारों की है, एक नेशनल एवरेज है। लेकिन आप जिस राज्य से ये प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं, उस राज्य की स्थिति क्या है, आप ये भी जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल एवरेज के ऊपर, यानी 23,000 से ऊपर जो परिवार आते हैं, उनमें नंबर 1, पहला सबसे ज़्यादा जो औसत आय वाला परिवार है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, केरला, गुजरात और हरियाणा। इतने परिवार राज्य ऐसे हैं जिनके परिवार नेशनल औसत 23,000 से ऊपर कमाते हैं। जबकि सबसे खराब हालत है बिहार की, उसके बाद झारखंड की, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की। ये सारे राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य ऐसे हैं जिनका परिवार की औसत कमाई राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ये हो गई कमाई की बात। अब चलते हैं खपत की बात पे। पहले ये समझिए कि खपत को हमने आंका कैसे।
तो हुआ क्या कि हमारे जो 250 सवाल थे इसमें सर्वे में हमने 28 एसेट्स को लिस्ट किया। इस एसेट्स में सीलिंग फैन से लेकर एलपीजी स्टोव से लेकर, एलपीजी स्टोव के अलावा कलर टीवी से लेकर, टू व्हीलर से लेकर, कार से लेकर, रेफ्रिजरेटर से लेकर हर चीज थी जो हमने इसमें शामिल की। 28 एसेट्स को निकाला। अब हमने ये माना कि जिन परिवारों के पास 4 बेसिक एसेट्स हैं, 4 बेसिक एसेट्स में क्या क्या, बिजली का कनेक्शन हो, पंखा हो, एलपीजी स्टोव और एक मोबाइल फोन हो, फीचर फोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, एक मोबाइल फोन हो, ये 4 बेसिक थी। इनमें जब 3 चीजें और जुड़ गई, कौन कौन सी, टू व्हीलर, रेफ्रिजरेटर और कलर टीवी, तो हो गई 7। इसको हमने माना ये कंफर्ट है, यानी कि ठीक ठाक जीवन जी रहा है। इससे पहले वाला तो बेसिक जी रहा है। और इसके ऊपर अगर 3 और जुड़ जाएं, कौन कौन सी, कार आपके घर आ जाए, एसी आपके घर में लग जाए और वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलने लगे, अगर ये 3 चीजें आप और जोड़ दिए तो हम ये मान लेंगे आप लग्जरी कर रहे हैं। लग्जरी से अपना जीवन स्तर जो आपका है वो लग्जरी वाले सेगमेंट में आ जाता है। अब आप इनका नतीजा देखिए। भारत में 44% परिवार ऐसे हैं जो केवल बेसिक पूरा कर रहे हैं, बेसिक लेवल पर जी रहे हैं, यानी कि जिनके पास 4 संपत्तियां हैं जिन्होंने अर्जित कर रखी हैं। 53% परिवार ऐसे हैं जो कंफर्ट लेवल में आते हैं, 53%। यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ लें तो 97% परिवार भारत के ऐसे हैं जिनके पास 7 या इससे कम एसेट्स हैं। और केवल 3% परिवार, केवल 3% परिवार ऐसे हैं जो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, यानी कि जिनके पास 10 या उससे अधिक संपत्तियां उन्होंने अर्जित कर रखी हैं। अब आप अगर, सीधी सी बात है, इनकम जिनकी कम होगी वो बेसिक में ज़्यादा होंगे, कंफर्ट में ज़्यादा होंगे, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप लग्जरी में ज़्यादा हो जाएंगे। अंशुमान सर, पहला सवाल आपसे, 3% परिवार ही केवल लग्जरी, और लग्जरी भी सर मुझे लगता है वर्ड कहने में ज़्यादा भारी लग रहा है, लेकिन 10 एसेट्स 28 में से हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बताता है खपत का ये आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में? शुभम, भारत ये दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि लोग कैसे कमाते हैं, और उसके साथ हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि लोग कैसे खर्च करते हैं। खर्च करना 2 वजह से महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए। हमारे आपके खर्च से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है। भारत दुनिया की उन चुनी हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां सरकार विकास नहीं लाती, हमारा आपका खर्च विकास लाता है। हमारे जीडीपी में 60 से 65% हिस्सा हमारे आपके कंजम्पशन स्पेंडिंग का है। हम जो खरीदते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, उससे देश को राजस्व भी मिलता है, डिमांड भी मिलती है और रोजगार भी मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि हम अगर देश के पर्सनल फाइनेंस का सर्वेक्षण करें तो हम जानने की कोशिश करें कि लोग कैसे खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे ढांचे में, इस पूरे हिस्से में हमने जिन 28 सेवाओं सुविधाओं को, जिन्हें कि सर्वे की भाषा में एसेट्स कहा जाता है, इनमें वो सेवाएं भी हैं, इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, इसमें ऑटोमोबाइल भी है, इसमें बाकी सुविधाएं भी हैं, हमने उनको शामिल किया जिससे कि हम ये समझ सकें कि लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कैसे आगे जाते हैं। इस आंकड़े से हमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। वो तथ्य हम महसूस करते हैं, पर अभी तक हमारे पास उनके लिए शायद उतने स्पष्ट आंकड़े नहीं थे आलोक जी, जो हमारे सामने आते हैं। पहला तथ्य तो हम ये महसूस करते हैं, इस आंकड़े को अगर आप करीब से देखें, और मैं कहूंगा अपनी टीम से कि वो आंकड़ा दोबारा दिखाएं जो कि कंजम्पशन और इनकम के पैटर्न का आंकड़ा है। अगर हम उस आंकड़े को दोबारा देखें तो हमें दिखाई देगा कि भारत में जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है जी, जिस तरह से लोगों की आय बढ़ती जाती है, ठीक उस तरह से भारत में लोगों का निवेश का खर्च बेसिक से बढ़कर, इस आंकड़े को अगर हम करीब से देखें, अगर भारत में जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, लोगों का खर्च, जैसे 70% लोग न्यूनतम आय वाले जो परिवार हैं, जो 15,000 रुपए के आसपास की इनकम वाले लोग हैं, वो बेसिक्स पर उनके खर्च रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगले स्तर पर जाते हैं, ऊपर के स्तर पर जाते हैं, आपको दिखाई देगा कि भारत में लो मिडिल इनकम क्लास की स्पेंडिंग या खर्च बढ़ता जाता है कंफर्ट की सुविधाओं पर। तो जैसे ही 15 से 35 हज़ार वाला रेंज शुरू होता है आय का, उस रेंज में जाते ही हमें ये दिखाई देता है कि लोग अपनी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर करने पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जब इसके बाद हम जैसे ही ऊपर 35 से 50 हज़ार के इनकम रेंज में जाते हैं और 50 हज़ार से ऊपर के इनकम रेंज में जाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा जंप दिखता है। उस आंकड़े को, शीट को दोबारा चाहेंगे दिखाया जाए स्क्रीन के ऊपर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इस फर्क को हम ध्यान से देखें, उस शीट को, तो आपको दिखाई देगा कि एस्पायरिंग क्लास जो 15,000 रुपए वाला है, वो केवल 30% लग्जरी जुटा पाता है। 70% उसकी जिंदगी उन चीजों पर खर्च होती है, हाउस होल्ड इनकम खर्च होती है, जहां उसे काम चलाना है, उसके पास एक मोबाइल फोन हो जिससे उसको कुछ काम मिल जाए या बाकी चीजें। लेकिन जैसे ही ये 35,000 का सर आलोक जी लेवल क्रॉस करते हैं, वैसे ही लग्जरी पर एक्सपेंडिचर 2% से बढ़कर 8%,
और ऊपर 26% हो जाता है। ये भारत के कंजम्पशन पिरामिड की तस्वीर है और ये बताता है कि भारत का जो प्रमुख उपभोक्ता क्लास है, जिसके ऊपर सब कुछ सारा दारोमदार है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का, टैक्स देने का, वो कितना सीमित और कितना छोटा है। तो जब हम बहसें बराबर सुनते हैं कि भारत में 10 करोड़ उपभोक्ताएं हैं, 11 करोड़ उपभोक्ता हैं, तो हमने उसको समझने के लिए इन 28 सेवाओं से समझने की कोशिश की और इसलिए भारत में सरकारें सबसे ज़्यादा टैक्स उन चीज़ों पर लगाती हैं जो ज़िंदगी बेहतर करने वाली चीज़ें हैं। यानी आप जैसे जैसे ज़िंदगी बेहतर करने की चीज़ें जुटाने की कोशिश करते हैं, टैक्स का लेवल बढ़ता जाता है। भारत के जीएसटी के ढांचे में भी वही चीज़ें ऊपर के टैक्सेशन ढांचे में आती जो आपकी ज़िंदगी को सुविधाजनक या बेहतर बनाती। इसकी वजह यह है कि भारत के उपभोक्ता या खर्च करने की क्षमता वाले लोग इतने सीमित हैं कि वो अधिकांश टैक्स उन्हीं से वसूला जाता है, अधिकांश वजह से। और इसे छोटा परिवार, ये जो छोटा समूह है भारत के उपभोक्ताओं का, ये एक बार 1-2 कंपनियों के डूब जाने से मोनोपोलिस का शिकार हो जाता और इसी में 2-3 कंपनियां पूरे बाजार पर कब्जा कर लेती। ये हमें भारत के कंजम्पशन पैटर्न के बारे में ये जानकारी मिलती है और यहां से हमें एक सूझ भी मिलती है कि यदि भारत में सबसे निचले क्लास की इनकम में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो वो अपने पहला खर्च अपनी जिंदगी को सुविधाजनक बनाने पर करता है। वो सीलिंग फैन से आगे बढ़कर अपने लिए घर के लिए कूलर खरीद सकता है और यहां से वो डिमांड का मल्टीप्लायर शुरू होता है। लोग जी, जिस डिमांड के मल्टीप्लायर की बहस हम पिछले कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि भारत में नीचे से डिमांड क्यों नहीं आती, और अभी जब हम दिवाली का मौसम से बाहर निकले और कंपनियां रूरल डिमांड न होने की शिकायत कर रही, तो उनके लिए आंकड़ा समझना जरूरी है कि भारत में सीधे सीधे तौर पर जिंदगी बेहतर करने की जरूरतों का सीधा हिस्सा लोगों के परिवार की अपनी इनकम से है। आलोक सर, आपसे सवाल कि क्या यही वजह है कि अगर आप देखिए जब तक ये आय नहीं बढ़ेगी, खपत नहीं बढ़ेगी, तब तक चाहे कैपेक्स की बात हो, जॉब की बात हो, सारे चौराहे यहीं आके मिल जाते हैं? देखिए, आप और हम अक्सर रोज़ एक डिबेट कर रोते हैं कि कैपेक्स यानी कंपनियां अपना पूंजीगत निवेश क्यों नहीं बढ़ा रही हैं। अब सवाल है कि बिजनेसमैन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, वो धंधे को समझते हैं, वो आपसे हमसे ज़्यादा समझते हैं कि डिमांड उनको अगर बढ़ती हुई दिखाई देगी तो उधार लाके शेयर इशू करके वो कैपेक्स बढ़ाएंगे। अभी दिक्कत ये हो जाती है कि वो कैपेक्स बढ़ा दें और डिमांड जनरेट ना हो पाए, क्योंकि कोविड के बाद एक दूसरी शंका जो पहले बनी रहती थी कि साहब डिमांड आएगी या नहीं आएगी। इस वक्त आप अगर अखबार देखें आर्थिक, तो मतलब एक अद्भुत तरह की खबरें मिलती हैं कि लग्जरी कार्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमें यह भी खबर मिलती है साहब कि मनरेगा में भी अभी डिमांड कम नहीं हो रही है, लोग वहाँ भी जाके काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, नीतिगत निर्धारकों को देर सवेर ये काम करना पड़ेगा कि जो हमारा युगांडा है वो कन्वर्ट हो मलेशिया में और वो एक सिर्फ अस्तित्व संघर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाएं। बिल्कुल। और अस्तित्व संघर्ष से ज़्यादा ऊपर जाने का ताल्लुक दो हिसाब से बनता है कि एक तो इनकम और एक तो एसेट्स। इनकम बढ़े, लेकिन साहब वो कमा के भी जहाँ पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा उसको लेके भी सोचने की ज़रूरत है भाई कि अगर उनको समझाया जाए जोखिम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक हिस्सा आप अगर लगा दें स्टॉक समझा के स्टॉक मार्केट में, तो उनके रिटर्न्स डेफिनेटली बेहतर होंगे। तो कल को जो एसेट्स क्लास का जो उनका रिटर्न आएगा वो भी ठीक ठाक आएगा। इस पर एक बड़ी परियोजना पे काम करने की ज़रूरत है। एक इसमें समझने की ज़रूरत और है कि 140 करोड़ का जो अपना आबादी का स्केल है, जैसे मैं समझता हूँ 140 करोड़ का मान लो 3% भी हमने मान लिया साहब लग्जरी है, 3% होता है 4.2 करोड़। ये 4.2 करोड़ 10 न्यूजीलैंड, 10 सिंगापुर और 2 ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। जब हम ये चिंता करते हैं साहब कि डिमांड नहीं हो रही फिर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको दिखाई ये पड़ रहा है कि 4.2% को अगर हमने कैटर कर लिया तो हम अपना महंगी कार, महंगी गाड़ी बहुत धुआंधार बेच पाएंगे। तो मैं तो ऐसा फील करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्टडी कोई एक देश की स्टडी नहीं है, एक पूरे उपमहाद्वीप की स्टडी है जिसमें अमेरिका, मलेशिया और युगांडा सारे सब शामिल हैं। और लेकिन असली जैसे आप कहें कि जिस दिन हम बहुत गर्व से कहेंगे कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 30वीं अर्थव्यवस्था हैं, हमारे पास वाकई ऊपर से लेके नीचे तक हर एक के पास मिनिमम लग्जरी की व्यवस्था है, वो तब कह पाएंगे जब हम अपने नीचे वाले सर्किल को, नीचे वाले तबके को वहाँ लेके आए। जब हम ये कहें कि साहब ये एवरेज जो इनकम है ना, ये हाउस होल्ड की 23,000 नहीं है, कम से कम 1 लाख है। 1 लाख है। तब आप देखेंगे तब आगे बढ़ेगी। तब बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अगर अब आपको व्हाट्सएप पे कोई संदेश आए और लिखा हो उसमें कि 140 करोड़ के हम उपभोक्ता हैं और बड़ा देश है, तो उसको बताइएगा कि 10 करोड़ ही ऐसे यूजर्स हैं जो लग्जरी
जैसी चीज़ों को खर्च कर सकते हैं, कमा सकते हैं या उनको खरीद सकते हैं। और आप चाहें तो ये मनी 9 के सर्वे का स्क्रीनशॉट भी उसमें लगा दीजिएगा, ग्रुप पे आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कमा लिया, हमने खर्च कर लिया। चलते चलते हाँ आपको ये भी बता दूं कि ये तो नेशनल बात हो गई। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे राज्य में स्थिति क्या है। तो भारत में बेसिक यानी कि 4 जो एसेट खरीदते हैं एस्पायरिंग क्लास, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं? तो वो सबसे ज़्यादा हैं बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में। ऊपर से 3 राज्य ये हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोग एस्पायरिंग क्लास में हैं, 15,000 से कम कमाने वाले और लग्जरी पे सबसे कम खर्च करने वाले। जबकि लग्जरी में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उसमें महाराष्ट्र है, उसमें दिल्ली है। ये राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लग्जरी पर खर्च कर रहे हैं। ये टेबल आपके सामने पूरे स्टेट का, आप इसमें अपना स्टेट ढूंढिए और समझिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ खपत का पैटर्न कैसा है। अब आते हैं अंशुमन जी, आप कुछ कह रहे हैं। इसमें एक चीज, इस आंकड़े को आप ध्यान से देखिए और इसलिए आपको ध्यान से इस आंकड़े को करीब से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत में किन चीजों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है इस एसेट के प्रोफाइल में। भारत में मोबाइल फोन इतने ज्यादा क्यों बिकते हैं, उसमें भी सस्ते मोबाइल फोन इतने ज्यादा क्यों बिकते हैं? क्योंकि सस्ता मोबाइल फोन भारत की, और ये भारत की मोबाइल क्रांति इतनी तेजी से क्यों फैली? क्योंकि वो लोगों की बेसिक जरूरतों में जाकर शामिल हो गई थी और उस बेसिक जरूरतों के कारण भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल पेनिट्रेशन के मामले में डबल हो गया, यानी लोगों के पास 2 तक मोबाइल हो गए। इस बात को समझना जरूरी। और दूसरी चीज जो बात शुभम ने और आलोक सर ने संकेत किया, लग्जरी और कंजम्पशन के पैटर्न का, अभी हम लग्जरी के उस लेवल पर हैं ही नहीं। हमने तो इसे भारत के संदर्भ में लग्जरी के तौर पर प्रमाणित किया। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि जो 28 एसेट्स हैं उसमें कार होना और बाइक होना लग्जरी कैसे हो जाएगा? लग्जरी की तो उनकी परिभाषा कुछ प्लूटोक्रेट्स वाली है कि आपके पास प्राइवेट जेट होना चाहिए और आपके पास ह्यूज पेंट हाउस होना चाहिए, पर हम भारत की तुलना में ये लग्जरी है। और आज भी भारत में एनएफएचएस का सर्वे हमें बताता है कि 12 लोगों में से, 12 परिवारों में से केवल 1 परिवार के पास कार है। और हम भारत में कारों की ओनरशिप का जो मौजूदा स्तर है वो अमेरिका में 1950 में हासिल हो चुका था। तो इसलिए हम अपनी भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के बुनियादी स्तर पर इस पिरामिड को, इस पैटर्न को समझें तो हमें समझ में आता है कि भारत में पोटेंशियल कितना है। यह सवाल यह बताता है कि यदि हम इनकम लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी कर दें, सर इनकम लेवल में अगर हम 20,000 रुपए महीने भी, 15,000 रुपए भी महीने भी एक परिवार की आय बढ़ा दें तो वो परिवार तत्काल कुछ ज्यादा सीलिंग फैन खरीदने लगेगा, कुछ ज्यादा कूलर खरीदने लगेगा, कुछ बेहतर घर का रंग रोगन करा लेगा। और ये जो मल्टीप्लायर होकर डिमांड में सामने आएगा, ये भारत की जीडीपी ग्रोथ के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। ये आंकड़ा समझने के लिए हमें बताता है। चलिए, कमा लिया, खर्च कर लिया, अब बचाते हैं। बचाने में भारतीय कैसे हैं? निश्चित तौर पर बचत हमारे संस्कारों में है, बचपन से बचाना सिखाया जाता है। भारत के 70% परिवार, 70% परिवार बचत करते हैं। कैसे बचत करते हैं? अब आप फिर से उन्हीं एसेट क्लास में अगर आप देखें तो जो 15,000 से कम कमाने वाले हैं वो भी 57% परिवार बचत करते हैं, यानी कम कमा के भी बचा रहे हैं। 82% परिवार कौन से बचत करते हैं? जो 15 से 35 में आते हैं। 87 35 से 50 वाले में, और 50 से ऊपर वाले तो 90% परिवार कहीं ना कहीं बचत कर रहे हैं। अब बात यह है कि बचत करके रख कहाँ रहे हैं? भाई बचत तो कर ली, ये बचत रखी कहाँ है? तो देश के 64% परिवारों ने माना कि उनकी जो बचत है वो बैंकों में रखी है, बैंकों में जमा उनकी बचत है 64%। 21% की बचत पोस्ट ऑफिस में रखी पाई गई। जब मई से सितंबर के दौरान ये सर्वे हुआ तो 21% परिवार ऐसे मिले जिनकी बचत कहां पाई गई? पोस्ट ऑफिस में। 19% लाइफ इंश्योरेंस में, 15% गोल्ड में, सोने को उन्होंने कहा कि हमारी बचत है, और एनबीएफसी में 7% बचत पाई गई। सर, बैंकों में 64% बचत। अंशुमान जी, आपका क्या कहना है कि बचत वहां है जहां पे रिटर्न नहीं मिल रहा? हाँ, अब बचत जहां है वहां रिटर्न नहीं मिल रहा, ये एक इसका पहलू। पर पहले हम इनकम लेवल के हिसाब से बचत के आंकड़े को थोड़ा करीब से समझें तो हमें समझ में आएगा। भारत का जो एस्पायरिंग क्लास है, जिसको हमें मानते हैं कि वो परिवार 57% परिवार जो 15,000 रुपए के इनकम की मंथली इनकम्स के पास हैं, वो भी करीब 57% बचत करते हैं। ये डेफिनेटली कैश सेविंग होगी आलोक जी, नगद घर में रखने की सेविंग होगी या बैंकों में थोड़ा बहुत पैसा होगा, हाँ ये होगी। लेकिन अगर आप पूरा यूनिवर्स देखें तो यूनिवर्स बताता है कि भारत के 70% लोगों के पास बचतें हैं। वो किस माध्यम से, किस रूप में, ये हम आगे चर्चा करेंगे अलग अलग जगह से। लेकिन बचतों को लेकर सतर्कता भी है और उन्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। हम उन अर्थव्यवस्थाओं जैसे नहीं है दुनिया में जो डिससेवर्स इकोनॉमी, जिनसे हम कभी अपनी तुलना करते हैं कि वहाँ बचत नहीं करते, और शायद यहाँ बचत चूंकि इकोनॉमिक इमरजेंसीज हैं, अर्जेंसीज हैं, उनके कारण बचत की जाती है। लेकिन अब छोटा सा आंकड़ा केवल इसको करीब से पढ़ें, जैसे ही इनकम 35,000 वाले रेंज में पहुंचती है, बचत 82% हो जाती है। यानी
अगर सिर्फ 15,000 से 15,000 रुपए इनकम और ऊपर बढ़ जाए या 20,000 रुपए और उस परिवार को अतिरिक्त मिलने लगे तो वो लग्जरी और बचत के बीच का फर्क समझ लेता है। वो थोड़ा पैसा, अगर आप एक्सपेंडिचर के आंकड़े को और बचत के आंकड़े को सामने रख के देखें तो वो थोड़ा ही पैसा लग्जरी पर खर्च करता है। 2% बचत पहली प्रायोरिटी बचत उसकी पहली प्रायोरिटी में आ जाती है, इसलिए वो लग्जरी में नहीं, कंफर्ट में जरूर आवश्यक रूप से खर्च करते हैं, पर वो पैसा बचत में आ जाता है। यानी ये एक अनटैप्ड सेविंग्स का बाजार है जो हमारे सामने, जो सिर्फ इस पर निर्भर है कि अगर लोगों की इनकम 5,000 10,000 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो शायद बैंकों में ही सही, उस पर हम आगे बात करेंगे, बैंकों में ही सही, बीमा में ही सही, पर वो अपने पैसे को बचाएंगे। और जैसे ही ये और ऊपर पहुंचता है वैसे ही तो 87% परिवार, आमतौर पर हर दूसरा परिवार भारत में लगभग पूरा का पूरा ये क्लास जो कि 35 से 50,000 का ये बचत करता है और 90% वहां है। अब दूसरी चीज है उनके चुनने की, यहां पर फिनेंशियल लिटरेसी और फिनेंशियल विजडम का चैलेंज हमारे सामने आता है। उन्हें बचत करना आता है, तो पहली चीज़ है कि भारतीयों को बचत करना नहीं आता, ये बात सही नहीं। उन्हें बचत करना आता है, बचाते हैं, जो भी उनके पास क्षमता उसके हिसाब से वो बचाते हैं। लेकिन अभी भी 64% लोग बैंकों में पैसा रखते हैं। उन्हें नहीं पता है कि बैंकों में उनकी बचत कम हो रही है क्योंकि महंगाई से उनकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में करीब 19% परिवार बीमा खरीद रहे हैं और ये बीमा की बढ़ती लोकप्रियता का या ज़रूरत का एक सबूत है। हालांकि बहुत कम है, बहुत कम हिस्सा है। और 15% लोगों ने सोने में अपनी बचत रखी है। गोल्ड अभी भी भारत में एक किस्म की इमरजेंसी सेविंग के तौर पर आता है, जिसको कि हम इमरजेंसी फंड के तौर पर मानते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प फर्क हमको इस सर्वे से दिखाई दिया कि करीब 15% लोग जो सोना रखते हैं और 19% परिवारों ने बीमा में बचत कर रखी है। इसका मतलब यह है कि सोने से कहीं आगे बीमा धीमे धीमे लोगों के जहन में आ रहा है। इसके आगे अगर हमें इन लोगों को बीमा नहीं मिल पाता तो हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस एनालिस्ट हैं हमारे जितेंद्र सोलंकी जी, वो बताएंगे कि उसकी वजह क्या है। पोस्ट ऑफिस दूसरा बड़ा विकल्प है, जो शायद आलोक जी इसलिए है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा इंटरेस्ट रेट की बचत वाली स्कीमें रीच ज्यादा है और वहां पर बैंकों से ज्यादा रिटर्न वाली स्कीमें हैं। सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग्स की ज्यादातर स्कीमें पोस्ट ऑफिस के जरिए उपलब्ध होती हैं, जिसमें कि एनएससी है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम है। ये स्कीमें पोस्ट ऑफिस के जरिए अवेलेबल होती है, तो बचतों के बाद फिर दूसरा हिस्सा हमें पोस्ट ऑफिस में दिखाई देता है। बिल्कुल। जितेंद्र सर, आपके पास आना चाहूंगा। बचत वाले हिस्से में हमने देखा कि गोल्ड से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस, एक ये आंकड़ा जो महत्वपूर्ण है जिसको रेखांकित किया अंशुमान जी ने, और दूसरा बैंकों में सर 64% बचत। क्या कहना चाहेंगे आप इस आंकड़े पर? शुभम, बैंकों में हम लोग सेवर हैं, ये तो इस सर्वे से पूरी तरह से निकल के आ गया सामने कि हमारी इकोनॉमी बचत है और ज्यादातर इंडियन सेव करते हैं। लेकिन उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ही लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि LIC रहा है हमारे सालों से, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम देखें तो गांव-गांव तक भी पहुंचा हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस में बचत करते हैं हर छोटा, मेरे ख्याल से गांव में रहने वाले भी जो है कम पैसे से भी निवेश करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में जरूर करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बिकता था और अभी हाल ही में पॉपुलर होना शुरू हुआ है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं बिकता था, तो हम बचत वाली लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करते थे जहां हमें रिटर्न मिले। अब जब ऐसे प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं तो एक प्रीमियम के ऊपर वो अनअफोर्डेबल हो जाता है, तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस में निवेश है वो एक सीमा के अंदर हो रहा है। तो यही वजह है कि लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल। अब ये बात फिर वही कि ये तो नेशनल बात हो गई कि 70% भारतीय परिवार बचत कर रहे हैं। आपके स्टेट की क्या स्थिति है? तो अगर आप स्टेट पर देखें तो नेशनल एवरेज के ऊपर जो स्टेट्स हैं, सीधी सी बात है, जिनकी कमाई ज़्यादा वही ज़्यादा बचत कर रहे हैं। बैंकों में सबसे ज़्यादा बचत वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में हो रही है। हालांकि ये आंकड़ा अंशुमान सर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कि इनकम में वो नीचे थे लेकिन बचत में सबसे ऊपर हैं। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बचत के दूसरी परंपराएं और पुरानी परंपराएं, और हमने देखा कि इन राज्यों में बचत के आंकड़े वैसे भी RBI के आंकड़ों में भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ से पहले बहुत छोटी बचत स्कीमों को मिलने वाला समर्थन है या वहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्राइवेट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हैं उनका बड़ा प्रभाव देखा है। तो आय के बावजूद, कम आय होने के बावजूद बचत के आंकड़े में जब सेविंग्स का आंकड़ा जाता है तो उसमें हमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का चित्र थोड़ा दूसरा डिफरेंट तरीके का मिलता है। लेकिन जब हम बीमा की तरफ जाते हैं तो हमें दक्षिण भारत के राज्य थोड़े ज़्यादा बेहतर और आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो कुल बचत में कर्नाटक सबसे ऊपर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे पे, हरियाणा चौथे पे, दिल्ली 5वें पे, जबकि सबसे नीचे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जो बचत सबसे कम कर रहे हैं। चलिए सर, अब बचत हो गई, अब इस बचत को निवेश करने चलते हैं। निवेश की क्या स्थिति है? तो भारत के 22% परिवार केवल निवेश करते हैं। देखिए, बचत कर रहे थे 70%, लेकिन जब उस बचत को निवेश करने की बारी आई तो जैसा भी जितेंद्र जी ने रेखांकित किया, बोला कि भाई बचत तो कर रहे हैं लेकिन निवेश नहीं हो रहा। और ये आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि 70% बचत भले कर रहे हो लेकिन निवेश उसको केवल 22% लोग ही कर रहे हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल एसेट्स हो, चाहे वो कोई फिजिकल एसेट्स हो। और ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा है, देखिए कि बचत के बाद जो निवेश है वो भी जैसे जैसे आय बढ़ रही है, 13% 15,000 से नीचे, 31% 15,000 से 35,000 तक, 35,000 से 50 तक 34%, और उसके ऊपर 45% 50,000 से ऊपर वाले। सर, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, आय के साथ साथ कंजम्पशन हमने देखा बढ़ रहा था, निवेश भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। निवेश का ये आंकड़ा आपको कैसे, क्या लगता है, क्या बताता है? शुभम, इस आंकड़े में में से पहले लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, लोग जी और सब लोगों के सवाल में होगा कि हमने बचत और निवेश को अलग अलग क्यों किया, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बचत और निवेश में फ़र्क क्या है। पर्सनल फाइनेंस की बुनियादी किताबों में, बुनियादी शास्त्रों में ये सिखाया जाता है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी और फिनेंशियल फ्रीडम दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि कम से कम आप अपने जीवन को वित्तीय तौर पर सुरक्षित कर सकें। वो वित्तीय सुरक्षा का असर हमने कोविड के दौरान देखा, जब लोगों की नौकरियां गईं और वो सड़क पर निकल पड़े क्योंकि उनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी। जब निवेश की तरफ जाते हैं तो आपकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि निवेश के सारे उपकरणों में जोखिम इनबिल्ट होता है, नुकसान इनबिल्ट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मुनाफा भी होगा और मार्केट गिरेगा तो नुकसान भी होगा। म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाएंगे, यूलिप का भी एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में, उसका एक पैर म्यूचुअल फंड में फंसा रहता है। तो निवेश करते समय लोगों को उन रिस्क की जानकारी होती है जिन्हें जानकर भी वो बेहतर रिटर्न के लिए जाते हैं। पर सेविंग हमेशा सुरक्षित है, मजबूरी है, जरूरत है। बीमा एक तयशुदा सुरक्षा है जो आपको देता है। बैंकों में पैसा लोग शायद इसलिए रखते हैं कि वहां जितना कहा जाता है उतना मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि एक साल 10% का रिटर्न हो स्टॉक मार्केट में 12% का और अगले साल गिरकर 6% रह जाए। ये फर्क था। ये सर्वे बनाते समय हमने भारत की इस निवेश परिस्थिति को करीब से समझा, और इसलिए आपको शुभम ने शुरुआत में बताया कि 250 से ज़्यादा सवाल हमने लोगों से पूछे। ये आंकड़ा हमें, जो निवेश का आंकड़ा हमें बताता है, इसमें जो दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं, उसमें जानना ये ज़रूरी है कि पूरे दिन हम भारत में स्टॉक की इन्वेस्टमेंट की और म्यूचुअल फंड के निवेश की चर्चा सुनते हैं। वो चर्चा इस हद तक बढ़ चुकी है कि सेबी को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही। हर दूसरा व्यक्ति आपको स्टॉक्स खरीदने की सिफारिश देता है, म्यूचुअल फंड खरीदने की सिफारिश देता है। पर ये सर्वे बताता है कि जब फाइनेंशियल सेविंग्स की बात आती है, इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो लोगों की पसंद में वो स्टॉक मार्केट केवल 2% और म्यूचुअल फंड केवल 6% पर आता है। इसका एक और पहलू जिसे हम बताएंगे, आज भी जब लोगों के पास सरप्लस, आलोक जी, जनरेट होता है तो प्रॉपर्टी भारत में सबसे पहला निवेश है जो लोग करना चाहते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी उनकी अपनी भी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है जो उनको पैतृक लोगों से मिली, जिसको हमने सर्वे में रिफ्लेक्ट किया है। लेकिन जब भी वो निवेश करने की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट को बाद में देखते हैं, यूलिप को बाद में देखते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। और यहाँ फिर वही बात मैं उल्लेख करूंगा कि भारत में प्रॉपर्टी दूसरा वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा टैक्सेबल है, सबसे ज्यादा टैक्स्ड है। यानी स्टॉक मार्केट जहां वो निवेश करना चाहता है वहां सबसे ज्यादा टैक्स्ड है, और दूसरा यह चार्ट अगर आप सामने देखें तो आपको दिखाई देगा इस स्क्रीन पर, और दूसरा प्रॉपर्टी सबसे बड़ा टैक्स सेक्टर है। लेकिन यहाँ एक और बात, फिर उसके बाद हम आलोक जी के पास सवाल के लिए चलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भारत दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स में है, तब जबकि केवल 2% फिनेंशियल सेविंग्स स्टॉक मार्केट में जाती हैं और केवल 6% म्यूचुअल फंड्स में जाती। अगर ये 1% या 1.5% भी बढ़ जाए तो भारत के स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है। यानी अगर 1% पैसा प्रॉपर्टी से निकलकर या 2% पैसा प्रॉपर्टी से निकलकर इन दो जगह जाना शुरू हो जाए तो शायद तो भारत के वित्तीय बाजारों की या वित्तीय निवेश की परिस्थिति क्या होगी। और ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे लगता है ये बात जितेंद्र जी बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र सर, सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 18% अभी भी निवेश जो है प्रॉपर्टी में है, जबकि स्टॉक मार्केट यूलिप में 3% निवेश है, म्यूचुअल फंड में 6% निवेश है। क्या वजह है? अवेयरनेस को वजह माने, प्रोडक्ट नहीं है ये वजह माने, क्या आपको लगता है क्या वजह है इसके पीछे? शुभम, इसका सबसे बड़ा उसको दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या मिलने वाला है। प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट है, उसको दिखाई देती है। अगर हम स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करें, पीपीएफ, एनएससी, उसको पता है क्या रिटर्न मुझे मिलने वाला है और लीनियर होता है, हर साल मुझे मिलेगा। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में कोई लीनियर रिटर्न नहीं होता है।
तो वो जो कॉन्फिडेंस है, अब मेरे पास सेविंग ही जरा सी है, मैं उसको निवेश करना चाहता हूँ, तो मैं वहां कॉन्फिडेंस लेके आऊंगा कि मुझे इस पे क्या मिलने वाला है। लेकिन जहां मुझे पता नहीं है और लीनियर नहीं है, एक साल शायद 10% मिले, एक साल -2% मिले, -20% मिले, वहां वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है अभी भी छोटा निवेशक। अब इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कह दें, या हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा पा रहा है, तो मे बी इसका सीधा रेशो जो है, जितनी सेविंग है मैं उसको सिक्योर रखना चाहता हूं, मैं उसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद मेरी नहीं है, मैं उस पर रिस्क नहीं लेना चाहता। ये मेरी राय में मुख्य कारण है कि जो मुझे दिखाई देगा, मुझे सिक्योर रखेगा, मैं वहां निवेश करूंगा। जी अंशुमान जी, आप कुछ कह रहे हैं? जितिन जी, मेरा एक सवाल आपसे और आलोक जी से बहुत संक्षिप्त जवाब के लिए, इसके बाद हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं। इस पूरे से आंकड़े से आपको क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि भारत की बीएफएसआई इंडस्ट्री के पास या फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट इंडस्ट्री के पास सही ढंग के उत्पाद ही नहीं हैं जो भारत के इनकम लेवल की और बचत लेवल की ज़रूरतों को मैच कर सकें, या उसके लायक प्रोडक्ट ही नहीं है? नहीं तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर बचत करने की इच्छा नहीं है, उन्हें यह भी पता है कि बैंकों में जितना रिटर्न मिल रहा है इससे बेहतर रिटर्न कहीं मिल सकता है। तो क्या कहीं भारत का जो पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए भारत के किन लोगों के लिए, और एक ही फार्मूले हैं जिन फार्मूले के आधार पर देश के कुछ 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपको महसूस होता जितेंद्र जी? सुमन जी, टर्म इंश्योरेंस के वेरिएंट इतने सारे हमने कब देखे थे? शायद पिछले 2-3 सालों में देखे होंगे। उससे पहले तो टर्म इंश्योरेंस सिंपल बीमा हुआ करता था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेचती ही नहीं थी, एजेंट टर्म इंश्योरेंस बेचता ही नहीं था। ऐसा ही कुछ हम अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर हम देखें, तो इन्वेस्टमेंट भी हम इतने ऐड नहीं देखते जी। तो ये जी जितेंद्र सर, आपके पास कि जहां इंडस्ट्री ने आगे आना शुरू किया, पर मुझे अभी जी जितेंद्र जी का कहना है कि आना शुरू किया इंडस्ट्री ने, प्रोडक्ट लाने शुरू किए, लेकिन अभी भी बड़ा गैप है। आलोक सर, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, मेरा ऐसा बहुत साफ मानना है कि जब तक आप भारत के बहुत बड़े भूभाग, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, इसमें कक्षा 8 पढ़े व्यक्ति को आप समझा ना पाएँ कि स्टॉक मार्केट क्या है ना, जोखिम सबसे पहले समझाना है। गुजरात सबसे आगे यूँ है कि वो जोखिम सबसे पहले समझाया जाता है वहाँ। तो गुजराती भाषा में आपको इतना अच्छा लिटरेचर मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का। अब हिंदी में, हम सब लोग हिंदी के हैं, हिंदी में आपको 2 किताबें वैसी मुश्किल से मिलेंगी जो बहुत बेसिक समझा रही हैं। लेकिन भारत का जो आम निवेशक है वो जोखिम भी जानता है, जोखिम लेना भी जानता है, लेकिन बताना पड़ेगा उसको। दुर्भाग्य से म्यूचुअल फंड्स, आप तो देखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट क्या आपको ऐसी हिंदी में दिखाई पड़ती है जो कि हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मतलब सरकारी वेबसाइट चलो फिर भी दिखाई पड़ती है हिंदी में, मजबूरी है। यहाँ मजबूरी तो छोड़िए, वो ऐसी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग उनकी ये है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बेच लें। तो मुझे लगता है देर सवेर जैसे महंगी कारों में हुआ कि साहब सब मेट्रो में बेच लिया आपने, अब यहाँ चलो। तो मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 सालों में अगर यूपी, बिहार में और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि सुबह लगा के शाम को दोगुना चौगुना कर दिया, बिल्कुल। तो मैं तो प्रपोज करता हूँ कि सबसे आसान प्रोडक्ट है इंडेक्स बेस्ड फंड्स। बिल्कुल, सेंसेक्स निफ्टी को बेस बना के बेचना शुरू करें, उसमें लोगों को समझाएं कि पूरी निफ्टी खरीद ली, पूरी सेंसेक्स खरीद ली। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को इसमें वाकई काम करना पड़ेगा। वो खाली सोचेंगे बॉम्बे, बेंगलोर से ही अपना प्रॉफिट बढ़ा लें तो बात नहीं चलेगा, बात नहीं बनने वाली। बिल्कुल। अब क्योंकि ये तो नेशनल बात थी, तो अब स्टेट लेवल पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे ऊपर हैं, जबकि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सबसे नीचे आते हैं। बचत में भले वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ऊपर है, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में सिर्फ 13% परिवार, हाउस होल्ड ही निवेश को, अपनी बचत को निवेश की ओर ले जाते हैं। और जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि अभी प्रोडक्ट तो आए हैं पिछले 2-3 सालों में, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा आलोक जी ने कहा कि उस तरीके की अवेयरनेस की, उस तरीके की पढ़ाई जाने की ज़रूरत है, बताए जाने की ज़रूरत है लोगों को, कि जिससे कि उनको जोखिम के साथ समझ में आए कि निवेश क्यों ज़रूरी है। जी चलिए, तो बात हो गई कमाई की, बात हो गई खपत की, बात हो गई बचत की, और उसके बाद निवेश की। अब बात करेंगे कर्ज की। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको और बारीक तरीके से समझना चाहते हो, जैसे निवेश की बात हुई, अगर आप ये जानना चाहते हो कि गोल्ड में कितना निवेश है, किन राज्यों का कितना निवेश है, प्रॉपर्टी में किन राज्यों ने ज़्यादा निवेश कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस कौन से राज्यों के परिवार ने ज़्यादा खरीद रखा है, तो इसके लिए आप तत्काल Money9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इस कवरेज के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स ऐसे हैं जो आपको इस सर्वे की बारीकियों को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कर्ज की ओर और जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत परिवार कर्ज लेते हैं।
कर्ज लेने वाले परिवार केवल और केवल भारत में 11% हैं। जी हाँ, अब जरा उन डिबेट्स को सोचिए, उन चर्चाओं को सोचिए कि जो पूरे दिन ये बताते हैं कि रेपो रेट महंगा हो जाने से आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। ईएमआई बढ़ने का असर तो केवल 11% लोगों को पड़ रहा है, बाकी तो 89% आपके लिए बचत के लिए बैंक जाते हैं। तो बात उनकी ज़्यादा होनी चाहिए या कर्ज की। सर, ये जो आंकड़ा है कि 11% परिवार केवल कर्ज लेते हैं, अंशुमान सर आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगा, ये 11% परिवार कर्ज लेते हैं, इस कर्ज के आंकड़े को अगर और खोल के पढ़ें तो क्या चीज़ें, क्या फैक्ट सामने आते हैं? शुभ, ये आंकड़ा और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी हमारे सामने लेके आता है। और जैसा शुभम ने संकेत किया कि हमारी ज़्यादातर चर्चाएं बैंकिंग से जुड़ी हुई चर्चाएं कर्ज के आसपास की चर्चाएं हैं कि भारत में कर्ज सस्ता होना चाहिए तो सब कुछ होना चाहिए, जबकि ये आंकड़ा बताता है कि भारत की बैंकिंग बुनियादी रूप से सेवर्स की बैंकिंग है। 64-65% लोग बैंक में जमा करते हैं। यानी अगर एक परिवार को आप माने तो उस परिवार ने, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें बैंक जमा रखने लायक तो मानते पर कर्ज देने लायक नहीं मानते। वही बैंक उनका डिपॉजिट तो लेगा पर उन्हें कर्ज देने लायक नहीं मानेगा। और इसलिए आपको ये जो 11% का आंकड़ा दिखाई देता है, ये दिखता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बैंक में कर्ज लेने लायक स्थिति में है ही नहीं, यानी वो बैंक की चौखट कर्ज के लिए पार नहीं कर सकते, जमा बैंक लेने के लिए उनके पास होगा। पर इस आंकड़े को जो हम भीतर से खोलते हैं शुभम, तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। इस आंकड़े में हमें ये दिखाई देता है कि भारत में सबसे बड़ा हिस्सा एक्टिव लोन्स का। ये सवाल ये था, हमने ये पूछा मई से सितंबर के बीच अपने सर्वे में कि किन लोगों के पास सक्रिय चलते हुए चालू कर्ज हैं, एक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों के डेट प्रोफाइल के कर्ज के बारे में जान सकते थे। 6% लोन इस आंकड़े में पर्सनल लोन है। और ये सबसे चिंताजनक और चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश, सबसे बड़ा हिस्सा हम सोचते हैं हमारी होम लोन की ईएमआई, हमारी कार लोन की ईएमआई, हमारी एजुकेशन लोन की ईएमआई, जो किसी तरीके के प्रोडक्टिव लोन्स भी हो सकते हैं या जिनके जरिए आप अपने जीवन स्तर को बेहतर करते हैं। 6% हिस्सा पर्सनल लोन का, यानी लोग अपनी कंजम्पशन, खपत के लिए, अपनी जरूरतों के लिए लोन ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा हिस्सा जो आमतौर पर बाजार में सामान्य कर्ज से महंगा कर्ज होता। और इसमें अगर हम क्रेडिट कार्ड के लोन को भी जोड़ लें, जैसा शिवम ने कहा कि अगर मनी लाइन के ऐप पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ही समय से नहीं करते, अपने पेमेंट को ही रोल ओवर कर देते हैं। अगर उसे आप जोड़ लें, दूसरे नंबर पर 5% होम लोन है, तीसरे नंबर पर गोल्ड है जो गोल्ड लोन भारत में नई उभरती हुई विधा है। और खासतौर से कोविड के दौरान हमने देखा कि सोने के बदले बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लोन लिए। बाकी एजुकेशन लोन छोटा हिस्सा है। तो पहली चीज तो है कि भारत का जो डेट स्पेस है, जो कर्ज का स्पेस है, वो बहुत बड़ा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल हिस्से में बहुत लिमिटेड लोगों तक सीमित है, ये समझना जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि जब भी ब्याज दरों में कमी होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत के उन सेवर्स को होता है जिनकी बैंक में डिपॉजिट रखे हुए हैं। बिल्कुल। और इस कर्ज के आंकड़े में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि 15,000 से कम कमाने वाले परिवार भी 8% परिवार कर्ज ले रहे हैं। 15 से 35 के बीच 16%, 35 से 50 के बीच 9% और 50 से ऊपर 14% परिवार कर्ज ले रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आलोक सर जो आपसे समझना चाहूंगा, 15,000 से कम कमाने वाला परिवार भी अगर कर्ज ले रहा है, कहां से कर्ज ले रहा है, ये क्या इसको बैंकेबल मान रहे हैं? देखिए, अगर आप बहुत गौर से देखें, तमाम दिल्ली की कॉलोनीज़ में और तमाम शहरों की कॉलोनीज़ में ये बोर्ड दिखाई देने लग गए हैं कि सिविल रैंकिंग खत्म होने के बाद भी, नेगेटिव होने के बाद भी हमसे कर्ज लें। तो सिविल फ्री लोन बहुत बढ़ रहे हैं और वो निश्चय ही अनऑर्गेनाइज्ड या वैसे हैं जिसमें हम चाइनीज़ ऐप की बात भी सुनते रहते हैं कि साहब वो फंसा के आपको पीट पाट के आपसे वसूली करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि अगर आपको कर्ज की ज़रूरत है तो वसूली वाले पहलवान आपसे कर्ज दे के कर्ज वसूली कर लेंगे। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें, आपने एक बात कही थी कि बैंक सबसे ज़्यादा कर्ज उन लोगों को दे रहा है जिनको कर्ज की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिन में 3 कॉल मेरे पास आते हैं, कार का लोन ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वाकई किसी को जेन्युइन ज़रूरत हो अगर अपने, तो उसको आसानी से कर्ज नहीं मिल रहा। उसके बावजूद, तमाम हमारे दावों के बावजूद कि बैंकिंग बहुत बड़ा नेटवर्क है, NBFC बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस देश का हर सुनार मनी लैंडर है। बावजूद इसके कि 2 बड़ी कंपनियां मनप्पुरम और मुथूट गोल्ड लोन में है, लेकिन हर सुनार एक तरह से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, बहुत वो रिक्शे वाला भी जाए तो उसको लोन मिल जाए क्योंकि वो फिजिकल एक अपनी वाइफ का गोल्ड उसको दे रहा है। तो उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 वाले के पास भी थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ देने के लिए होती है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है। अभी वो माइक्रो फाइनेंस के जरिए, किसी और व्यवस्था के जरिए, इस तरह की व्यवस्था उनके लिए भी हो
कि भाई उनको भी उसी रेट पे लोन मिले जिस पे आपको उनको मिलता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं वो, लेकिन लोन अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, क्योंकि लोन देने वाला आश्वस्त है कि मैं ठोक के, पीट के, मार के, धमका के इसे वसूल लाऊंगा। और इतना बड़ा मार्केट है कि चाइनीज एप्लीकेशन वाले यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहयोग से ऐसा प्लान कर रहे हैं कि धरपकड़ उनकी हुई है, तो वो डिमांड है उस तरह की। बिल्कुल। तो कर्ज का ये आंकड़ा इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला है, जैसा अंशुमान जी ने कहा कि 11% कर्ज ले रहे हैं, ये तो एक बात है, लेकिन उसमें भी पर्सनल लोन लेने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, जो सबसे खराब तरह का लोन माना जाता है, सबसे महंगा लोन माना जाता है। और अब आखिरी दौर में इस सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज, इस सबसे बड़े सर्वे ने जो सबसे पहली बार हुआ, एक ऐसा इंडेक्स भी बनाया है जो पहली बार बना देश में। इससे पहले ऐसा कोई इंडेक्स नहीं बनाया गया था। यह इंडेक्स बताता है कि भारत के परिवार वित्तीय तौर पर कितने सुरक्षित हैं। सर, क्या है ये इंडेक्स और कैसे बनाया, क्यों इसकी जरूरत है? अंशुमान जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ शुभम, ये चूंकि हम भारत का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे कर रहे थे, वहाँ 31,000 परिवारों से बात कर रहे थे, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम कोई ऐसा सूचकांक या ऐसा पैमाना बनाएं जिसके आधार पर मैं जान सके कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों की, परिवारों की वित्तीय सुरक्षा किस स्तर की है, क्योंकि इसके बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि भारत में नीतियों के स्तर पर और उद्योग के स्तर पर किस तरीके के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। जैसा हमने शुरुआत में बीच में चर्चा में कहा कि हमने इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसेस की है, वित्तीय सुरक्षा एसेस की है। वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय आज़ादी में बड़ा फर्क है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लेवल पर हैं। वित्तीय आज़ादी के जो परिभाषाएं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषाएं हैं, वो काफ़ी अलग हैं और उन तक जाने में हमें लंबा समय लगेगा। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि लोगों के जीवन में जोखिम कितने हैं, और इसे बनाने पर हमारी रिसर्च टीम के, हमारे इकोनॉमिस्ट से, हमारे विशेषज्ञों के साथ लंबा विचार विमर्श चला। लगभग 1 महीने तक हम ब्रेनस्टॉर्म करते रहे कि आखिर हमें कैसे ये निकाला जाए कि भारत में वित्तीय सुरक्षा को नापने का पैमाना क्या हो। हमारी एक हम्बल, एक विनम्र शुरुआत थी कि हम इस तरह से कोई तो चीज़ चर्चा के लिए बीच में ला सके, और इसके लिए हमारा अपना ही सर्वे आधार बना, क्योंकि हमने इससे बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की कि लोगों के निवेश के, बचत के स्वभाव, उनकी आदतें क्या हैं, भीतर तक, नीचे तक जाकर। हमने इसमें 5 पैरामीटर्स को संकेत किया। पहली चीज़ तो ये कि हमने इसमें 15,000 रुपये से कम कमाने वाले परिवारों को अलग किया, क्योंकि वो वित्तीय सुरक्षा के स्तर से भी बाहर हैं। उनको तो सरकार की तरफ से स्कीमों की, बचत की, बीमा की स्कीमों की ज़रूरत है, तो उनसे अपेक्षा करना कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में खुद कुछ प्लान कर सकेंगे, थोड़ा मुश्किल था। हालांकि हमने उसी सैंपल को भी बाद में जोड़ा जा सकता है। तो हमने कोशिश की कि पहले हम वो लोग जाने, उनके बारे में जाने जिन्होंने एक्टिवली सेविंग के पार्ट में अपने आप को डिक्लेयर किया, ये बताया कि जो थोड़ी बहुत बचत कर रहे हैं। इसमें हमने 5 पैरामीटर्स चुने। हमने इसमें भारत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स बनाने के लिए फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों एसेट्स को रखा, यानी भौतिक संपत्तियों को भी और वित्तीय संपत्तियों को भी। आप कहेंगे भौतिक संपत्तियां क्यों? क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी और सोना हमें इस पूरे सर्वे में लोगों की निवेश की पसंद के तौर पर महत्वपूर्ण रूप से सामने आया, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। हालांकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेविंग की डिबेट में प्रॉपर्टी और सोने को बहुत अच्छा निवेश नहीं माना जाता, लेकिन इसके बाद भी चूंकि भारतीय उसमें निवेश कर रहे हैं, तो हमने इसे इसमें शामिल किया। हमने फाइनेंशियल एसेट्स में ये माना कि जो सेविंग्स हैं, यानी कोई परिवार अगर अपनी मासिक इनकम का 20% तक बचाता है, उसकी जो भी मासिक इनकम है, तो वो इस सिक्योरिटी इंडेक्स में उसे पॉजिटिव साइड में काउंट किया जाएगा। हमने ये देखा कि वो परिवार को लोन फ्री होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कर्ज है तो जो भी बचत है उसका बड़ा हिस्सा तो सबसे पहले कर्ज की किस्त चुकाने में चला जाएगा, फिर वो अपनी वित्तीय सुरक्षा लेकर आएगा। तीसरी, हमने उसमें बीमा शामिल किया, क्योंकि बीमा उनके पूरे परिवार की रिस्क को, जोखिम को कवर करता है किसी भी दुर्घटना या किसी आपदा की स्थिति में। और इसके बाद हमने उन परिवारों की गोल्ड होल्डिंग और प्रॉपर्टी लैंड, चाहे वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी हो या उन्हें विरासत में इनहेरिटेड तौर पर मिली हो, और इस आधार पर जो फार्मूला बना, उस फार्मूले के हिसाब से हमने ये माना कि अगर सेविंग्स हैं तो उसे 25% का वेटेज है, अगर आप लोन फ्री हैं यानी कर्ज फ्री हैं, कर्ज मुक्त हैं तो 25% का वेटेज है, बीमा है तो उसे 25% का वेटेज है, सोने की होल्डिंग है तो उसे 15% का वेटेज है, प्रॉपर्टी की होल्डिंग है तो 10% का वेटेज है। जब आप पूरा सर्वे देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि जिस तरीके के रिएक्शंस हमारे पास सर्वे में निकल कर आए, उनके आधार पर हमने इस वेटेज को तैयार किया। अब आपको शुभम बताएंगे कि हमने इसमें परिवारों को किन
इन 4 स्तरों पर अलग अलग रैंक किया और हमने कैसे जानने की कोशिश की कि भारत में वित्तीय सुरक्षा के 4 अलग अलग स्तर कैसे हैं। भारत एक जटिल कॉम्प्लेक्स देश है, भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, शहरी स्तर पर भी, ग्रामीण स्तर पर भी, परिवारों के आय के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। इसलिए भारत में हमें 4 अलग अलग वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के स्तर दिखाई दिया और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है और ये देश को पहली बार पता चलेगा भारत के फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स के जरिए। बिल्कुल, तो जैसा अंशुमान जी ने बताया, सेविंग, लोन, इंश्योरेंस, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये 5 हमारे पैरामीटर थे। वेटेज अंशुमान जी आपको बता चुके हैं। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि ये देखा गया कि इस वेटेज के हिसाब से जिन परिवारों का स्कोर 0 से 25 तक आया, यानी कि 0 से 25 के बीच जिनका स्कोर आया, उनको हमने माना इनसिक्योर्ड, कि वो अभी असुरक्षित हैं। जिनका 25 से 50 के बीच आया, उनको माना लो सिक्योर्ड, कि ठीक है, थोड़े से सिक्योर हैं लेकिन बहुत कम, उनका जो सुरक्षा का लेवल है वो बहुत नीचे है। इसके बाद हमने मॉडरेटली सिक्योर्ड को माना 50 से 75 के बीच, कि ठीक है भाई, ठीक ठाक सिक्योर्ड हैं आप। और 75 से 100 के बीच जिनका स्कोर आया, उनको माना कि ये पूरी तरीके से सिक्योर हैं, इनकी कहानी लोगों को पता चलनी चाहिए। अब देखिए नतीजे कितने चौंकाने वाले हैं। अंशुमान जी ने बताया था आपको कि 15,000 से नीचे वालों को तो हमने वैसे ही निकाल दिया, क्योंकि वो तो सिक्योर नहीं है, उनको तो वाकई सरकार की स्कीमों की जरूरत है। इसके बाद जो नतीजे आए, उसमें पता चला कि भारत के 42% परिवार इनसिक्योर्ड हैं, असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। 33% परिवार लो सिक्योर्ड हैं, यानी कि थोड़े से कम सिक्योर हैं, सिक्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। 20% परिवार ठीक ठाक सिक्योर्ड हैं और केवल 5% परिवार भारत के ऐसे हैं जो खुद को सिक्योर्ड मान सकते हैं या कह सकते हैं कि वो सिक्योर्ड हैं। केवल 5% परिवार ऐसे हैं जो भारत में वित्तीय तौर पर सुरक्षित कहे जा सकते हैं। अगर अब आप स्टेट के लेवल पर देखेंगे तो वही अंशुमान जी कुछ हाँ, इसमें आंकड़े को इसलिए 42% ना माने क्योंकि हमने इस आंकड़े को में उन जब 15,000 लोगों को और आप शामिल कर लें, इसलिए हमने इसे अलग अलग आंका था। और जो चार्ट हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखें। इस हिसाब से अगर देखें तो भारत में जो एस्पायरिंग क्लास 15,000 रुपए से नीचे इनकम वाले लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो लगभग 69% लोग, 69% लोग भारत में आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। ये आंकड़ा हमें ये दिखाता है। और ये वित्तीय सुरक्षा का स्तर इतना विविधतापूर्ण है अलग अलग राज्यों में, जिसके बारे में आपको शुभम बताएंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि भारत में किस स्तर के इंटरवेंशन की जरूरत है। पहले हम देखें राज्यों के आंकड़े। राज्यों के आंकड़े वित्तीय सुरक्षा के स्कोर पर क्या बताते हैं? भारत में 69% लोग वित्तीय तौर पर सुरक्षित या जोखिम में हैं। और यह बात बताने के लिए इस आंकड़े तक पहुंचने से पहले आपने महसूस की होगी जब आपने देखा होगा कि भारत में कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों की नौकरियां गईं और वो अपने घर वापस चले गए क्योंकि उनके पास 2 महीने तक सर्वाइव करने की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या पैसे जेब में उपलब्ध नहीं थे। ये वो वित्तीय सुरक्षा थी जो हमें सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब अगर आप असुरक्षित परिवार जानना चाहेंगे कौन से राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित परिवार हैं, तो बिहार 62% परिवार असुरक्षित हैं पूरी तरीके से। 55% परिवार झारखंड में असुरक्षित हैं। हरियाणा में 50% परिवार असुरक्षित हैं। जबकि अगर आप ये देखना चाहें कि सबसे ज्यादा सुरक्षित परिवार कहां हैं, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित परिवार आंध्र प्रदेश में है। 6% परिवार ऐसे हैं आंध्र प्रदेश में जो सुरक्षित हैं, जबकि कर्नाटका में 12%, यानी आंध्र प्रदेश से 2 गुने परिवार कर्नाटका में हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पहली टिप्पणी आलोक प्रामाणिक सर आपसे। सर, 5% केवल सुरक्षित परिवार, जबकि अगर आप असुरक्षित से और ठीक ठाक सुरक्षित तक देखें तो बड़ी संख्या 95%। क्या कहना है आपका इस पर? मुझे इसमें एक क्षेत्रीय डायमेंशन भी दिख रहा है। आप ही के आंकड़े ने बताया कि अपना बिहार और झारखंड यहाँ परम असुरक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कर्नाटक और आंध्रा बहुत रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से वहाँ सुरक्षित परिवार ज़्यादा है। तो मतलब एक हम जो देखते हैं कि साहब हम चीन से सीखें और वहाँ से सीखें और यहाँ से सीखें, तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश और बिहार को कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा जाके आंध्र और कर्नाटक से भी सीख लें कि भाई वहाँ से क्या लेके आना है। एक आंकड़ा भी आ रहा था आय का, उसमें कर्नाटक बहुत ऊपर था। कर्नाटक की कहानी, कर्नाटक महाराष्ट्र बहुत ऊपर थे। कर्नाटक की सारी कहानी सॉफ्टवेयर की कहानी है, बल्कि उसमें एक आंकड़ा रिवाइज हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अकेले बेंगलोर शहर का देश की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन है थैंक्स टू सॉफ्टवेयर। तो भाई अपना जो पूरा उत्तर प्रदेश है, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ सॉफ्टवेयर क्यों नहीं हो सकता या नए नए एडटेक क्यों नहीं हो सकते? तो मेरे ख्याल में हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है और सुरक्षा का स्तर उत्तर भारत में और बेहतर हो। निश्चय राष्ट्रीय डेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें बजाय
चीन से और स्पेन से और बाहर से सीखने के हमारे उत्तर भारतीय राज्य अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र सीख के आए तो भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी अंशुमन सर, आपकी टिप्पणी इस पर? इस आंकड़े को और गौर से आप देखें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स पहली बार आया और हमने इसे बहुत मेहनत के साथ उस सर्वे के आधार पर तैयार किया। अगर आप आलोक जी और जितेंद्र जी इस आंकड़े को करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लो सिक्योर्ड और मॉडरेटली सिक्योर्ड में एक बड़ी आबादी आती है, एक बहुत बड़ी आबादी आती है। और ये बताती है कि अगर वित्तीय सुरक्षा के स्तर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए, यानी वो 42% लोग जो नीचे हैं, 69% लोग जो नीचे हैं 15,000 वालों को शामिल करने के बाद, अगर उनकी वित्तीय सुरक्षा में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए, उनकी इनकम में थोड़ी सी भी बढ़त हो जाए, तो वो अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित से, जोखिम की स्थिति से निकालकर थोड़ी सी सुरक्षित स्थिति में ला सकते हैं। और अगर उनके ऊपर उनकी थोड़ी सी आय और बढ़े तो वो शायद अपने आप को औसत सुरक्षा की स्थिति में ला सकते हैं। वित्तीय पूर्ण सुरक्षा की स्थिति तक आने या वित्तीय रूप से अपने आप को पूरी तरह सेफ करने की परिस्थिति में जाने में उनको समय लगेगा। लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो हम आपसे ये भी कहेंगे, ये भी बताएंगे कि ये सर्वे के जितने आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, ये इस पूरे सर्वे का मोटा खाका है, बड़े ट्रेंड है। इसके अलावा भारत में पहली बार हमारे पास इतने गहरे और इतने विस्तारित आंकड़े हैं भारत के लोगों की खपत के, खर्च की, बचत के, कमाई के, जिले स्तर तक, आयु स्तर तक, शिक्षा स्तर तक, जिन्हें हम बार बार लाते रहेंगे। मनी9 के ऐप के ऊपर लगातार आपको प्रतिदिन 2 या 3 नई जानकारियां जरूर मिलेंगी भारत की वित्तीय सुरक्षा को लेकर, भारत के लोगों के खपत, खर्च और निवेश के, बचत के स्वभाव को लेकर, जिसे जानना हमारे सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल जितेंद्र सर, चलते चलते एक छोटा सा टेक आपसे कि ये जो इनसिक्योर्ड परिवार हैं इतने सारे और जितने सारे, इनको कैसे ऊपर लाया जा सकता है? आपको लगता है कि इंडस्ट्री की ओर से नए प्रोडक्ट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मेरी राय में फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बहुत वर्क करने की जरूरत है। एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ आपको कि इंडिया में 2% डिसेबल्ड पॉपुलेशन मानी जाती है। अगर आप उस तरफ पॉपुलेशन अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड ही नहीं होती थी, ये इस साल से होना शुरू हुआ है। तो ऐसे अगर हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, वो नहीं है इंडिया में। और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को इस तरफ वर्क करना पड़ेगा कि कैसे ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल बनाए जाए, कैसे जो है कॉस्ट अफोर्डेबल की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा परिवार हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड इसमें जो है जोड़े जाए, जिससे कि हम पेनिट्रेशन, हम बार बार पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इस सर्वे में तो पूरा यही निकल के आ रहा है कि हम तो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए। हम पेनिट्रेशन केवल उसी तक सीमित रखा हुआ है जो अफोर्डेबल रेंज से ऊपर आते हैं। तो पेनिट्रेशन अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो हम वाकई में हम पेनिट्रेशन लेवल पे नहीं कर पाएंगे और एफएसआई इंडेक्स में हम उनको ऊपर नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। तो ये था हमारा स्पेशल कार्यक्रम जिसमें आपने पूरा सर्वे सुना नहीं, समझा भी। चलते चलते आपको एक बहुत जरूरी बात और बता दूं, आपने देश के परिवारों का तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स देख लिया, लेकिन आपका अपना परिवार कितना सुरक्षित है आप ये भी जानना चाहेंगे? तो आप मनी9 के मोबाइल ऐप पर पहुंचिए और वहां पर अपना आप पर्सनल परिवार का, अपने परिवार का फाइनेंशियल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं, वो सवालों के आपको जवाब देने हैं कि कैसे पूरा कैलकुलेटर काम करता है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं? और अगर हैं तो कितना सिक्योर हैं? अब हर कोई अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का खुद पता लगा सकता है सिर्फ मनी9 ऐप पर। जी हाँ, मनी9 आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स जिसमें कुछ सवालों के जवाब देकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप किस हद तक फाइनेंशियली सिक्योर हैं, और अगर नहीं है तो मनी9 ही आपको बताएगा कि आपको क्या कुछ करना चाहिए अपने इंडेक्स को अच्छा करने के लिए। तो चलिए मनी9 की ऐप पर आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मनी9 ऐप मैंने ओपन किया। ऐप में जाते ही आपको दिखेगा भारत की जेब का सर्वे, उसके नीचे आपको दिखेगा मोर का ऑप्शन। आप जैसे ही मोर पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करिए। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, चाहे तो आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से। मैं मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के लिए नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे ये एक OTP भेजेगा। देखिए मेरे पास OTP आ गया है, मैंने OTP डाला, यहाँ पे वेरीफाई किया। जैसे ही मैं इसे वेरीफाई करूँगी, जो पूरा इंडेक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का आप सही सही जवाब दीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कोर कितना है। सही ऑप्शन जो भी जैसा भी है आप सेलेक्ट करिए
उसके बाद ये रिजल्ट दिखाएगा। तो देखा आपने, ठीक इसी तरह आप भी अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल तौर पे किस सुधार की जरूरत है और किसकी नहीं। तो फिर देर किस बात की? दिव्या ने आपको बता ही दिया कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स स्कोर चेक कर सकते हैं। और फिर देखिए कि आप भारत के कौन से वर्ग में, कौन से आय वर्ग में, कौन से सिक्योरिटी इंडेक्स वर्ग में आप खड़े हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया, अंशुमान सर आपका, आलोक सर आपका, जितेंद्र सर आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये सर्वे सुन तो बहुत लिया था, समझा आज ही। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो